नमस्कार। लकी शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं जो गीत बीए फाइनल ईयर और बीए थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस गीत का शीर्षक है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। इस नाटक की रचना 1931 में की गई थी। इस नाटक में सिकंदर के भारत पर आक्रमण, मगध में नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने संबंधित घटनाओं का वर्णन है। इस गीत को गाने वाला जो पात्र है वो है कार्नेलिया। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। कार्नेलिया जब भारत में नहीं आई उससे पहले ही भारत के ज्ञान, विज्ञान, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को सुन सुनकर वह इस धरा से प्रेम करने लग गई थी। तो जब वो इस धरा पर आती है तब सिंधु नदी के समीप एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह इस गीत की पंक्तियों को गुनगुनाती है। तो आइए गीत की ओर बढ़ते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यानी उगता हुआ सूर्य। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अपने साथ ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता लेकर आता है, ठीक उसी तरह विश्व मानचित्र में पूर्व दिशा में स्थित हमारा भारत देश भी समस्त विश्व को सकारात्मकता का संदेश देता है। हमारा राष्ट्र सूर्य की तरह सकारात्मक तो है ही, साथ ही मधुमेह यानी मिठास से युक्त, अपनत्व से युक्त भी है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज यानी वो बिंदु जहां धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो यह भारत की धरा न केवल मनुष्यों को वरन धरती और आकाश को भी सहारा देती हुई प्रतीत होती है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सरस का मतलब सुंदर, तामरस लाल कमल को कहते हैं, गर्भ यानी कोश, तरु यानी वृक्ष, शिखा यानी उसका जो ऊपरी भाग है। तो इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि कार्नेलिया सिंधु नदी के समीप बैठी है। उस समय सिंधु नदी में बहुत सारे लाल कमल खिले हुए हैं। उन लाल कमल में पंखुड़ियों की जो मध्य का भाग है, जो उसका कोश या गर्भ है, वो बहुत चमक से युक्त है। और उन कमल पर जब किनारों पर लगे जो विशाल वृक्ष है, उन वृक्षों की ऊपरी टहनियां जब उसकी परछाई इन कमल के कोश पर पड़ती है तो उसका सौंदर्य और अधिक निखर जाता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। भारत की धरती सस्य श्यामला है यानी हरी भरी है। इस हरी भरी धरा पर जब सुबह के सूर्य की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर गिरती है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर सौभाग्य के सूचक कुमकुम को इस धरा पर छिटक रहे हैं। अर्थात भारत की धरा न केवल प्राकृतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से विशाल है, वरन ये ईश्वर के आशीर्वाद से युक्त भी है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु यानी छोटा, सुर यानी देवता, धनु यानी धनुष, मलय यानी दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत जहां पर चंदन के वृक्ष है और उधर से आने वाली जो हवा है वो भी चंदन की खुशबू से युक्त होती है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि सुरधनु से पंख पसारे, यानी जो पक्षी है जो छोटे छोटे इंद्रधनुषों के रूप में अपने पंखों को पसार कर ठंडी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के सहारे उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। अर्थात नीड़ यानी घोंसला, पक्षियों का आश्रय स्थल। तो ये जो पक्षी है
वो अपने लघु पंखों को पसार कर, जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष हो वैसे अपने पंखों को पसार कर शीतल मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं के सहारे जिस और मुंह किए यानी आश्रय की इच्छा से आते हैं, वह धरा हमारी भारतवर्ष की पावन धरा है। अर्थात पक्षी भी यह जानते हैं कि भारत की धरा पर उन्हें आश्रय मिलेगा, उन्हें अपनत्व मिलेगा। लघु सूरधनु से यहाँ पर उपमा अलंकार आया है और इन पंक्तियों में दृश्य बिंब भी बन रहा है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। भारत केवल प्राकृतिक सौंदर्य का राष्ट्र नहीं है, भारत की धरा मानवता से भरी है। यहाँ पर दया, करुणा, ममता, प्रेम, बहुत सारे मानवीय गुण है और यही मानवीय गुण जो भारतीयों के हृदय में है, लेखक मानते हैं कि वही मानवीय गुण, वही करुणा या दया का गुण वर्षा के जल के रूप में समस्त विश्व पर बिखरता है। अर्थात समस्त विश्व भारत की भूमि से मानवता का पाठ पढ़ता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अनंत यानी समुद्र। भारत के दक्षिण में जो समुद्र स्थित है वह विशाल समुद्र की लहरें भी जिस धरा से टकराकर सुकून शांति का अनुभव करती है, वह हमारे भारत की धरा है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ यानी सोने का कलश। यहाँ पर जो सोने का कलश है वो सूर्य के लिए कहा गया है। उषा यानी प्रातः काल की देवी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि प्रातः काल की जो देवी है यानी उषा देवी सुबह हेम कुंभ रूप में यानी उगते हुए सूर्य को अपने साथ लेकर जिस तरह से पनिहारिन पानी का घड़ा लेकर चलती है तो उसमें से पानी छलकता है, ठीक उसी प्रकार उषा देवी जब सूर्य रूपी कलश को अपने साथ लेकर आती है और उस सूर्य की किरणें जब हमारी धरती पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि प्रातः की देवी उषा हमारे भारत की धरती पर सुखों को उड़ेल रही है या सुखों की वर्षा कर रही है। और ये सब कब होता है? जब मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, यानी रजनी यानी रात, मदिर यानी नशे से युक्त या नशे में चूर। तो जब रात भर जो छोटे छोटे तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं, वे तारे जैसे ही प्रातः काल होता है, सूर्य का आगमन होता है, उसी के साथ ये जो तारे हैं वो भी ऐसा लगता है जैसे रात भर जगकर ऊंघ गए हो और नींद के नशे में चूर होकर वे आराम करने के लिए चले जाते हैं। अर्थात वे दिखने बंद हो जाते हैं, वे ओझल हो जाते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भारत जो विश्व गुरु है, जो मानवता का संदेश समस्त राष्ट्र को देता है, उसके बारे में बताया गया है। एक विदेशी कन्या के मुख से भारत के सांस्कृतिक गौरव, प्राकृतिक सौंदर्य का गान करवाकर जयशंकर प्रसाद ने हम सब के हृदय में राष्ट्रीयता को बोया है या राष्ट्रीयता का बीज लगाया है। आइए अब इस कविता के शिल्प पक्ष की ओर चलते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति के तत्वों के साथ यहाँ की प्राकृतिक सुषमा का भावात्मक चित्र उभारा गया है। अगर भाषा की बात की जाए तो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये कविता है। जयशंकर प्रसाद की जो शब्दावली है वो तत्सम युक्त है। इसके अलावा यहाँ तुकांत शैली है, गेयता है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ छायावादी काव्य शैली की सशक्त भावाभिव्यक्ति इसकी अन्यतम विशेषता है। इस कविता को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।